आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग जो प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ रहे थे, अब उसी सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। इसी प्रश्नों के माध्यम से हम सीरीज वाइज चल रहे हैं कि बातें भी आपके दिमाग में बैठें कि कैसे इतिहास का घटनाक्रम आगे बढ़ा था। केवल स्वतंत्र तथ्य नहीं बल्कि उसके आगे पीछे की बातें, जिससे बात दिमाग में बैठ जाए और जब बैठी रहेगी तभी आप फिर प्रश्नों को अच्छे से कर सकेंगे। तो हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। आइए जरा देखें। ये पहला ही प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्या है। खिलाफत आंदोलन क्या है, ये एक प्रश्न आया है आपको। खिलाफत आंदोलन क्या है, ठीक। अभी हम लोग समझते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है। हुआ ये था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। मुस्लिम का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने विशेष प्रयास किए। तुर्की एक राष्ट्र है विश्व का, वहाँ के जो खलीफा हैं उनको मुस्लिम अपना धर्मगुरु मानते हैं, एक तरह से उनको बड़ा सम्मान देते हैं। सहयोग के बदले, विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों ने वादा किया था कि तुर्की के खलीफा के साथ हम लोग सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। लेकिन अब आपको ये भी होना चाहिए कि तुर्की के खिलाफ से यहाँ क्या लेना देना। तो उसका मतलब ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की अंग्रेज वाले गुट से, जिधर ब्रिटेन लड़ रहा था उसके खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने वादा किया था कि यदि तुर्की पराजित भी होता है तो उसके खलीफा के साथ हम लोग सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, ठीक। एक तथ्य। दूसरा, उन्होंने भारत में इस नाते सहयोग देने को तैयार हो गए कि एक तो खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार करिएगा, दूसरा हमारे यहाँ धार्मिक और राजनीतिक हितों की रक्षा। ये दो वादे अंग्रेजों ने मुस्लिमों से की हुई थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1918 में, तो तुर्की के साथ एक संधि करते हैं, सेबर्स की संधि। उस संधि के तहत खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है। तो मुस्लिमों को यह बहुत खलता है कि हमसे वादा करके और फिर हमारे खलीफा के खिलाफ असम्मानजनक व्यवहार हुआ। अब इसी के साथ साथ बता दें कि सन 1924 में तुर्की में एक व्यक्ति हुए, वहाँ के एक तरह से प्रगतिवादी थे, कमाल पाशा। कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा को हटा दिया गया। तो यह जो खिलाफत आंदोलन अभी चल रहा है, 1919 में शुरू होने वाला है, यह 24 में समाप्त हो जाता है। इस वजह से ऐसे कह दे रहे हैं कि अभी शुरू नहीं हुआ तो समाप्त कहाँ से हुआ, जिससे बात बनी रहे। बनी कैसे रहे कि 1919 में ऐसा अवसर आया है कि अंग्रेजों के प्रति मुस्लिमों के मन में एक विरोध का भाव है, जबकि अभी सहयोग उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लिया था। किस बात के लिए कि तुर्की के खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार प्लस भारत में राजनीतिक और धार्मिक हितों की रक्षा, दो बातों से। तो पहला तो उन्होंने तोड़ दिया तुरंत कि खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। यह बात और है कि 1924 में वहीं के एक व्यक्ति कमाल पाशा ने तुर्की के खलीफा के खिलाफ, तुर्की के खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अंग्रेज तो यहाँ वादा नहीं निभाए ना, इस बात के लिए अंग्रेज से मुस्लिम नाराज थे। और इसी बात का, चूँकि खलीफा की बात है, तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों ने चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। यह है खिलाफत आंदोलन क्या था। तो यह है खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों द्वारा
ये इसका जवाब है, मुस्लिमों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये इसका जवाब बनेगा यहाँ। अब दूसरा प्रश्न है इसी सीरीज में, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कब हुआ? आपने देखा रहा हो मुस्लिम लीग के प्रभाव से मुस्लिम लोग ये राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। एक तरह से इनकी अलग धारा बह रही है। उसी अलग धारा का परिणाम है कि 1906 में जो लीग स्थापित हुई, 1909 में उसने जो एक्ट आया उसमें प्रथम बार सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा हो गई, माने मुस्लिम अलग धारा पकड़े हुए हैं। ठीक है, अब घटनाक्रम ऐसा हुआ कि 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। उसमें अंग्रेजों को सहयोग प्राप्त करना था। अंग्रेजों ने उस समय 2-3 बातें कह करके मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ अंग्रेज अपने वादे से पलट गए। उनको किसी वादे की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी, वादे से पलट गए। अब मुस्लिम अंग्रेजों से बड़े दुखी थे। ऐसे अवसर को उपयुक्त मानकर गांधी जी ने सोचा कि हिंदू मुस्लिम एकता इस समय हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा अवसर जान करके गांधी जी ने, ये कहा जाता है कि किसी की परेशानी में साथ खड़े होइए तो उसका मन आप जीत लेंगे। इस भाव से गांधी जी मुस्लिमों का सहयोग समर्थन प्राप्त करने के लिए जो भटके हुए से थे। क्यों भटके हुए थे? 1906 में जो लीग की स्थापना हुई थी, लीग उनको दूसरे रास्ते पे ले जा रही थी, जिसका पहला ही लक्ष्य था कि ब्रिटिश का समर्थन करना। अब चूँकि अंग्रेज़ों से ही झटका खाए थे, ब्रिटिशर्स से झटका खाए थे मुस्लिम लोग, तो ऐसे अवसर को बिल्कुल सही और उचित जान करके गांधी जी ने सोचा कि हम मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त कर लें। तो क्या हुआ उसमें? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन एक बुलाया गया 23 नवंबर 1919 को। ये तिथि है। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कब बुलाया गया, तो दिल्ली में बुलाया गया और इसके अध्यक्ष गांधी जी ही बने। उनको लगा कि मुस्लिम इस समय परेशानी में हैं क्योंकि उनके खलीफा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और वो अंग्रेज़ों से खिलाफ हैं और हम लोग तो खिलाफ हैं ही, तो क्यों न ये समाज के दो वर्ग, ऊंचे हिंदू और मुस्लिम वर्ग इकट्ठे होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कारण कि हम दोनों लोग तो उपनिवेश ही हैं, अंग्रेज़ों के एक तरह से गुलाम ही हैं, तो क्यों न करें। तो उसके लिए 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हो अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी रहते हैं और यह अधिवेशन दिल्ली में होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ? आपको मैंने बताया था कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में। ठीक, वहाँ की जो घटनाएं हुई थी हमने कई बार दोहराई है, संक्षिप्त में आज भी कह दे रहे हैं कि वहाँ लीग और कांग्रेस का संयुक्त मिलन हुआ था और कांग्रेस के दोनों गुट एकजुट हुए थे। ठीक, इसमें एनी बेसेंट की बड़ी भूमिका थी, जिसके चलते सन 1917 में प्रथम बार महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का, इसी के उपलक्ष्य में। साथ ही जो उन्होंने स्वशासन होम रूल लीग आंदोलन चलाया हुआ था सफलतापूर्वक, इन दोनों कार्यों के उपलक्ष्य में 1917 में बनाया गया था। उसी सिलसिले में ये देखिए शब्द आप गौर करिए, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। एक चीज़ आपको जानने की जरूरत है कि कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा दिसंबर में होता रहा है, लेकिन यदि आवश्यकता हुई तो बीच में भी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला लिया जाता था, किसी खास बात पर निर्णय होने के लिए, विचार विमर्श होने के लिए। चूँकि सब लोग, पूरे देश के लोग, प्रमुख नेता जब इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, तभी वो अपनी बात विचार विमर्श कर सकेंगे। इस कार्य के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन
बुलाया गया। विशेष अधिवेशन अब 23 नवंबर 1919 है, इसके माने 1919 का वर्ष समाप्त होने जा रहा है। अब 1920 शुरू होगा। 1920 में सितंबर 1920 में कांग्रेस में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ। इसको बहुत पूछते हैं कि किसके नेतृत्व में हुआ, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ और विशेष अधिवेशन हुआ। विशेष अधिवेशन हुआ तो हम लोग यहाँ जरा सा देख लेंगे। लाला लाजपत राय यह जो विशेष अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन हो रहा है ये इस बात के लिए हो रहा था कि अंग्रेज 14 से 18 तक चले विश्व युद्ध में भारतीयों से भी यह वादा किए थे कि हम आपको आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे। आत्मनिर्णय का अधिकार का मतलब हुआ कि आप जो चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है वो हम पूरी करेंगे। आत्मनिर्णय का अधिकार। तो इस लालच में, इस प्रत्याशा में कि अंग्रेज हमारी बात को मानेंगे और इनके संकट में हमने साथ दिया है और इन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपको आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे, इसमें गांधी जी सहित तमाम भारतीयों ने सहयोग किया। उसी सहयोग के बदले गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। इतना ही नहीं, उनको हमारे ही लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि इस समय सेना में भर्ती हो जाइए, अंग्रेज सरकार का सहयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने वादा किया है कि आपको आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे। आपको मतलब पूरे देशवासियों को। यह उम्मीद थी कि इस सहयोग के बदले अंग्रेज हमें स्वराज दे देंगे। लेकिन जब काम खत्म हो गया, माने विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्णय का अधिकार उपनिवेशों पर लागू नहीं होता, जबकि पहले भी तो हम उपनिवेश ही थे। तो वादा करते समय तो यह बात नहीं थी, लेकिन अब चूंकि बात टालनी थी तो उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्णय का अधिकार उपनिवेशों पर लागू नहीं होता, माने अपने वादे से ठीक मुकरना हुआ। तो मुस्लिम पक्ष तो नाराज था तुर्की के खलीफा के मामले में, लेकिन जो और देशवासी थे वो वादा खिलाफी से नाराज थे। तो ऐसे में एक अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें कुछ निर्णय हो, इसी बात के लिए विशेष अधिवेशन कलकत्ता में कांग्रेस का बुलाया गया। कब बुलाया गया? सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। ये है इसका मामला। अब अगला प्रश्न है, और इतना ही नहीं, जब यहाँ प्रस्ताव आया सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, तो यह तय किया गया कि हम अंग्रेजों से असहयोग करेंगे। ये आप मान के चलिए कि शासक और शासित दोनों में कुछ न कुछ सहयोग रहता है, तभी शासन व्यवस्था चलती है। जैसे सरकारी स्कूल खुले हुए हैं तो लोग पढ़ने जा रहे हैं, न्यायालय खुले हुए हैं तो उसमें लोग अपने मामले को निपटाने जा रहे हैं, और क्या नाम, वकील लोग वहाँ बहस करने जा रहे हैं। सरकारी उत्सव हैं, समारोह हैं, उपाधियाँ हैं जो दी जा रही हैं, इन सब में कहीं न कहीं हमारी थोड़ी मोड़ी ही सही भागीदारी थी। तो अब यहाँ महसूस किया गया कि हम सब से असहयोग करेंगे, हम शासन का सहयोग नहीं करेंगे, एकदम असहयोग करेंगे, तो शासन निसहाय हो जाएगा। भाई हम अगर स्कूल ना जाएं,
हम आपके स्कूल में नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूलों में, हम अपनी किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ेंगे, तो सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी, कौन सा हमने नुकसान कर दिया। हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, अपने मामले को हम पंचायतों में निपटा लेंगे, तो सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हम सरकारी उपाधियां जो दी हुई हैं, मान लीजिए किसी कारणवश, उनको हम वापस कर देंगे, तो सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो ऐसे निर्णय लिए जाने थे कि हम सरकार का असहयोग करेंगे, और पूर्ण रूप से वस्तुओं का बहिष्कार पहले भी हुआ था, आपने देखा था। अब असहयोग में पूर्ण रूप से वस्तुओं का भी बहिष्कार। इससे आर्थिक चोट, उपनिवेश का तो मूल लक्ष्य ही है कि आर्थिक शोषण, और उससे वस्तुओं के बहिष्कार से आर्थिक शोषण पूरा हो जाता। तो कुल मिला के यह हुआ कि इसको हम लोग असहयोग करेंगे, यहाँ पास हुआ। यहाँ जब असहयोग की बात आ रही है तो ये देखिए, यहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो इन सी आर दास माने चित्तरंजन दास ने इस असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था, क्योंकि 1919 के एक्ट में और 1909 के एक्ट में, चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही, विधान परिषदें, विधायिका जो गठित हुई थी, उसमें हमारे भी लोग शामिल होते थे, और उस विधायिका को भी छोड़ देना था। तो विधायिका के बहिष्कार के प्रश्न पर इन्होंने सी आर दास ने विरोध किया था। ठीक है, तो जैसे इनके नेतृत्व में हुआ, तो इन्होंने विरोध किया था। इनके विरोध का आधार था विधान परिषदों में जो बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। सी आर दास ये सोच रहे थे कि बहिष्कार न किया जाए, बल्कि विधान परिषदों में रह करके सरकार के खोखलेपन को उजागर करेंगे और खूब वहाँ सरकार का विरोध करेंगे। तो सोचने का अलग अलग तरीका है। तो सी आर दास का ऐसा मानना था कि हम लोग यह न करें, विधान परिषदों का बहिष्कार न करें। इस विषय पर सी आर दास ने विरोध किया था सितंबर 1920 के अधिवेशन में। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखिए प्रश्न आया, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ। तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हमेशा दिसंबर में होता है। तो दिसंबर 1920 में हुआ, और यह अधिवेशन हो रहा है नागपुर में। यह अधिवेशन नागपुर में हो रहा है, और एक सज्जन हैं विजय राघवाचारी के नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में दिसंबर 1920 में नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। जो सितंबर में बात शुरू हुई थी वो यहाँ पुष्ट हो गई। माने जो असहयोग की बात सितंबर में चल रही, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर में जब वार्षिक अधिवेशन होता है नागपुर में, तो वही असहयोग की बात जो विशेष अधिवेशन में पारित हुई थी उसको यहाँ पुष्ट कर दिया गया। तमाम लोग यहाँ भी अभी विरोध में खड़े हुए हैं, लेकिन अलीबंद, वही शौकत अलीबंद दोनों भाई और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से यह प्रस्ताव पास हो गया। यह अक्सर प्रश्न बनता है कि किनके सहयोग से, ज़्यादातर लोग विरोध में थे, तो किनके सहयोग से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव वार्षिक अधिवेशन में पास हुआ। तो अलीबंद प्लस मोतीलाल नेहरू, यह प्रश्न बनता है, इस वजह से दिया गया है। तो यह पास हो गया। यही वो क्षण है कि जब विरोध के बावजूद प्रस्ताव पास हो जा रहा है। यही वो क्षण है कि जब गांधी युग की शुरुआत एक तरह से मानी जा रही है, और नागपुर अधिवेशन ही पहला वो स्थान है कि जब हमारे लोग यह मानते थे कि हम जो संवैधानिक उपायों का सहारा लेकर स्वशासन या स्वराज प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके बदले अब हम सीधे सीधे विरोध करेंगे। आपके उत्सवों का विरोध करेंगे, आपकी उपाधियों का विरोध करेंगे, आपके स्कूलों का विरोध करेंगे, आपके
उसका कॉलेजों का विरोध करेंगे, आपके सामानों का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ, यहीं से नागपुर के विशेष अधिवेशन में यह चेंज आया कि जो हम संवैधानिक सहारा ले रहे थे संवैधानिक उपायों का, वो छोड़ करके अब हम सक्रिय विरोध करेंगे। आपका सक्रिय विरोध का तरीका क्या होगा कि असहयोग करेंगे। ठीक, यहाँ से चेंज आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये देखिए छठा प्रश्न है आपका, कब गांधी जी ने घोषणा की कि स्वराज 1 वर्ष में मिल जाएगा। ठीक, ये प्रश्न है, अक्सर बनता है। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों को विश्वास दिलाया, चूंकि प्रस्ताव का विरोध हो रहा था, अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से किसी तरह प्रस्ताव पास हुआ, तो लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि इन उपायों को हम अपनाएंगे तो हम 1 वर्ष के भीतर स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी समय असहयोग आंदोलन के समय इसका जवाब होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इसी समय गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक, एक पत्रिका है बड़ी महत्वपूर्ण है, अल हिलाल किसकी पत्रिका थी? चूँकि असहयोग आंदोलन जब पारित हो गया, पहले तो विशेष अधिवेशन में पारित हुआ, फिर नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में उसकी पुष्टि हो जाती है, तो अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं, वो भरपूर सहयोग असहयोग आंदोलन का करते हैं। और एक पत्रिका है उनकी अल हिलाल, जो बड़ी महत्वपूर्ण रही है, इसी पत्रिका के माध्यम से वो खूब प्रचार प्रसार करते हैं। ये अल हिलाल पत्रिका है अबुल कलाम आज़ाद की। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये अल हिलाल किसकी पत्रिका थी? तो अबुल कलाम आज़ाद की। यह भी प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता रहता है। तो इतनी चीज़ों को हम लोगों ने भी देखा, अब आगे देखते हैं। ये खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ? सन 1924 में। जब कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया, खलीफा पद को समाप्त कर दिया सन 1924 में। ये देखिए प्रश्न है आपका। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कौन से 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य पारित किए गए? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपको जानना चाहिए कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हो रहा है, विजय राघवाचारी के नेतृत्व में, विजय राघवाचारी के नेतृत्व में हो रहा है। इसमें 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य इसके रखे गए हैं, इसे आपको जानना चाहिए। क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन के बदले में, जो पहले हमारा लक्ष्य था, के बदले अब हम क्या ले रहे हैं? स्वराज की प्राप्ति करेंगे। स्वशासन नहीं, स्वराज की बदले। ये केवल शब्दों पे आप न जाइए, स्वशासन और स्वराज में क्या अंतर है, अब बड़ा चेंज होने जा रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन यह नहीं लेंगे, इसके बदले में हमें अब स्वराज चाहिए, और यह स्वराज ब्रिटिश शासन के बाहर भी संभव है।
तो ये स्वराज्य हमें चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है जो महत्वपूर्ण चेंज हो रहा है, संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन। माने अब हम अगर बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं तो लोगों का साथ भी तो होना चाहिए। लोगों मतलब हमारे देशवासियों का, और उन देशवासियों में इस बात का खूब प्रचार होना चाहिए कि अंग्रेजों ने मेरे साथ क्या किया था, कि हमें कहा था कि हमारा साथ दीजिए, हम आपको आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद ये कह रहे हैं आत्मनिर्णय का अधिकार उपनिवेशों पे लागू नहीं होता। माने सीधे सीधे वाला खिलाफी है। तो हमारे नेताओं ने ये जो उद्देश्य प्राप्त किया उसका मतलब ये था कि हम स्वशासन के बदले अब स्वराज्य लेंगे। माने आपको स्वराज तब मिलेगा जब यहाँ से चले जाएंगे। जानबूझ करके इसकी व्याख्या समुचित नहीं किए कि जैसी परिस्थिति होगी वैसी हम व्याख्या इसकी कर लेंगे, लेकिन स्वराज तो तभी मिलेगा ना जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज इस कार्य के लिए क्या जरूरी था कि संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। किस बात का परिवर्तन हो कि कांग्रेस को खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय बनाया जाए और कांग्रेस संगठन का विस्तार किया जाए, जिला से, तालुका से, ग्राम तक और राष्ट्रीय लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। यह परिवर्तन दो ठो कहाँ किए गए थे, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ये कांग्रेस संगठन में हुआ था। और पारित क्या हुआ था कि पारित यह हुआ था कि असहयोग आंदोलन जो विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था उसकी पुष्टि करते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये प्रश्न ये अक्सर बनता है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पेश कौन किया था। क्योंकि जैसे अधिवेशन मानिए शुरुआत हो गया तो अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें प्रस्ताव आता है ना, तो प्रस्ताव पेश कौन किया था, यह प्रश्न पता नहीं क्यों पेपर सेटर के दिमाग में अक्सर रहता है। को पूछते हैं कि पेश कौन किया था, तो पेश किए थे गांधी जी। गांधी जी पेश किए थे। ठीक है। अंग्रेजी सरकार शैतान है, इसके साथ सहयोग संभव नहीं। यह कमेंट है, एक तरह से टिप्पणी है, ये गांधी जी द्वारा ही कही गई है। गांधी जी ही सहयोग करने के बदले कैसरे हिंद की उपाधि पा रहे हैं, भर्ती करने वाला सार्जेंट तक कहे गए, और इस वादे पर सहयोग करने को उतारू हो गए कि ये हमें आप निर्णय का अधिकार देंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध में जीत होती है, ब्रिटिशर्स अपने वादे को भूल गए, तो गांधी जी भी इस बात से बहुत दुखी हुए और उनके मुंह से निकला कि अंग्रेजी सरकार शैतान है, इसके साथ सहयोग संभव नहीं है। तो सहयोग संभव नहीं है तो क्या होगा, फिर असहयोग करेंगे। यही बात वो कह रहे हैं। और यह भी कथन गांधी जी का है, ये आपसे पूछा जा सकता है तो आपको इसे जानना चाहिए। गांधी जी, ठीक। ये देखिए आ गया, कैसरे हिंद की उपाधि किसकी थी, ये भी गांधी जी की ही थी। गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि, ये लिख लेते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। ये राय बहादुर की उपाधि किसकी थी, तो राय बहादुर की उपाधि जमुना लाल बजाज की थी। जमुना लाल बजाज की थी। जमुना लाल बजाज की थी। चौरी चौरा घटना देख रहे हैं ना, इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसमें अंततः यह था कि गुजरात के वारदोली नामक स्थान से अंत में, पहले तो असहयोग करना था, अंत में गांधी जी ने ये प्लान बनाया था कि वारदोली से कर न दो का आंदोलन चलाएंगे, माने कर ही नहीं देंगे। शुरू में तो
संस्थाओं को छोड़ देंगे, लेकिन बाद में अंततः ये था कि उसका अगला चरण ये होगा कि कर ही न दें। ऐसी तैयारी बारदोली में बैठ करके गांधी जी कर रहे थे। लेकिन उसी बीच एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में हो जाती है, चौरी चौरा नामक स्थान पर। पुलिस के दुर्व्यवहार से तंग आकर के, दुखी होकर के आंदोलनकारियों ने क्या किया कि चौरी चौरा में एक थाने को आग लगा दिया। उसमें होता क्या है कि कुल 22 लोग मारे जाते हैं, एक थानेदार और 21 पुलिस वाले। तो ये प्रश्न बनता है, अब किस तिथि को एक घटना हो रही है? फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 को। आपने देखा कि 20 से ही शुरू हो गया, 21 में तमाम घटनाक्रम चलते रहे। जब 1922 का लगभग शुरुआती महीने का दूसरा महीना आया फरवरी में, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो गोरखपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश राज्य के, वहाँ पुलिस के दुर्व्यवहार से दुखी होकर के जो आंदोलनकारी थे, इन लोगों ने एक थाने में आग लगा दी। परिणाम क्या हुआ? एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी मर गए उसमें। इस घटना से दुखी होकर के 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली में एक बैठक बुलाई। चूँकि उन दिनों बारदोली में ही थे। बारदोली कहाँ है? गुजरात में। बारदोली में ही थे, वहाँ बैठक बुलाई और बैठक बुला करके इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। उनका यह मानना था, गांधी जी का यह सोचना था कि अभी हम लोग असहयोग कर रहे हैं तो सरकार एक तरह से भावुक है कि कोई स्कूल ना आए तो हम ज़बरदस्ती तो ले आ नहीं सकते। कोई वकील अपनी न्यायालय छोड़ दे आना तो हम उसको ज़बरदस्ती तो ले आ नहीं सकते, कोई गलत कार्य तो किया नहीं है। तो सरकार परेशान थी, भावुक थी। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई तो गांधी जी को लगा कि यदि इस आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हो गया तो अंग्रेज़ों को दमन करने का ठीक अवसर मिल जाएगा। और अंग्रेज़ शुरुआत में ही इस आंदोलन को यदि दमन कर दिए, हमारे लोगों को तोड़ दिए, तो फिर इनको आंदोलित करना, किसी नए आंदोलन में शामिल करना बड़ा कठिन हो जाएगा। और ऐसा देखा भी गया है। कहने का तात्पर्य है कि आप कोई काम शुरुआत करिए और उसके शुरुआत में ही उसमें विघ्न आ जाए, आप पराजित सा महसूस करिए, तो आगे उस आंदोलन का चलना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक इसी सोच के तहत गांधी जी ने सोचा कि अब इस आंदोलन में हिंसा का सहारा लिया जाने लगा है, माने हिंसा हो गई तो न चाहते हुए भी अंग्रेज़ों को एक बहाना मिल जाएगा कि ये आंदोलनकारी तो हिंसक हो गए हैं, हिंसा कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इनको दंडित किया जाए या इनका दमन कर दिया जाए। तो इससे बचाने के लिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस का अधिवेशन बैठक बुला करके और इस आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन का तत्कालीन नेताओं ने अपनी अपनी तरह से विरोध किया, तमाम तरह से विरोध किया, लेकिन गांधी जी उससे डिगे नहीं। और गांधी जी का यह मानना था कि नहीं, अपने लोगों को बचाने और अपने आंदोलन को आगे जीवित रखने के लिए यह उपाय सही था। बाद के कालखंड में यह बात बिल्कुल सत्य भी हुई। कारण यह है कि जैसे न्यायालय से बहिष्कार कर दें वकील तो उनकी जीविका कैसे चलेगी। स्कूल कॉलेज का बहिष्कार हो जाए तो स्कूल कॉलेज का बहिष्कार हो जाए तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई उपाय होना चाहिए। उस ढंग का उपाय उतने ढंग का नहीं हो सका। दूसरी चीज़, किसी भी आंदोलन में सामान्य जन के त्याग की क्षमता एक सीमा भर ही होती है। आंदोलन चलते चलते धीरे धीरे लगभग 2 बरस हो रहे थे तो लोगों में थकान भी आ रही थी। और जैसे ही ये हिंसा हुई, गांधी जी को ऐसा महसूस हुआ कि इसी बहाने अब इस आंदोलन को थोड़ा रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं, माने आंदोलन विश्राम फिर आंदोलन, इस रणनीति पर गांधी जी चला करते थे। वैसे सही भी है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हों और लगे कि थोड़ा सा थक से गए हैं तो थोड़ा रुक जाएं, आराम कर लें, फिर नई ऊर्जा भरें, फिर आगे बढ़ें। यही तरीका गांधी जी ने अपनाया,
कि जैसे ही आंदोलन में हिंसा का तत्व आया और गांधी जी को लगा कि कुछ लक्षण शिथिलता के दिख भी रहे हैं और आंदोलन में हिंसा का पुट हो गया है, तो क्या करते हैं, इस आंदोलन को यहीं रोक देते हैं और फिर नए सिरे से आगे इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। यद्यपि कई नेताओं ने इसका विरोध किया इसके बावजूद। ठीक है, ये हुआ चौरी चौरा घटना जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर राज्य में घटित हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि है। अब देखिए क्या है, असहयोग प्रस्ताव संबंधी प्रमुख बातें क्या थी, ये है, आपको खूब समझना चाहिए, जानना चाहिए। अक्सर इसमें भ्रम हो जाता है कि क्या था भाई असहयोग प्रस्ताव संबंधी प्रमुख बात क्या थी। तो जो असहयोग होना था, आपको मैंने बताया, अक्सर इतिहास के जो विद्यार्थी हैं या वैसे भी समझने वाले हैं, उनके मन में आता है कि असहयोग किस बात का और क्या असहयोग। ठीक, अब उसी चीज़ को जरा हम लोग ठीक से समझते हैं पॉइंट वाइज। जैसे सरकारी माने जितनी भी सरकारी उपाधियां हैं अंग्रेज लोग दिया करते थे लोगों को, जैसे जमनालाल बजाज को राय बहादुर दिए थे, गांधी जी को कैसर हिंद दिए थे। सरकारी उपाधि हो या अवैतनिक बिना वेतन के सरकारी जो पद हैं, इसे छोड़ दिया जाए तत्काल, तो इसका एक असर होगा कि भाई हमें नहीं चाहिए आपके तमगे। ठीक, फिर अगले चरण में फिर सरकारी की ही बात है, सरकारी या अर्ध सरकारी उत्सव। भले मान लीजिए सरकार कोई उत्सव मनाए और उसमें आम लोगों की कोई भागीदारी ना हो, कोई आए ही नहीं जनता, तो उत्सव किस बात का और किसके लिए उत्सव। आम जनता आई तो सरकार को भी लगा कि हाँ लोग हमारे साथ हैं, शामिल हैं, लेकिन कोई जनता आ ही नहीं रही है, तो फिर क्या होगा। और कोई गलत कार्य भी नहीं है कि सरकार इसके खिलाफ कोई दंड दे सकेगी, तो कितना बढ़िया निर्णय है कि हम आपके उत्सव में नहीं जाएंगे। देखिए, तो सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, टोटल नहीं जाना। ठीक, अगले चरण में क्या है, सब सरकारी ही है, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ देंगे, सरकारी स्कूल कॉलेज को में नहीं जाएंगे हम। कौन सी सरकार, कितनी भी जालिम सरकार हो, अगर हम सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम नहीं जाएंगे उसमें। तो सरकारी स्कूल और कॉलेज को क्विट कर देना था, छोड़ देना था। और क्या करना था, न्यायालय को छोड़ देना है। अब न्यायालय अगर छोड़ देना है तो निर्णय कहाँ होंगे, पंचायती अदालत द्वारा निर्णय हो जाएंगे। ठीक, ये 3 बातें हुई। चौथी बात ये थी, इसमें सैनिक की बात नहीं है, असैनिक, श्रमिक, लेबर और कर्मचारी, इनके लिए था कि मेसोपोटामिया एक स्थान है, मेसोपोटामिया में न जाएं, सरकार वहाँ चाह रही थी कि इन्हें वहाँ हम भेजें, तो इनके लिए था कि सैनिक को तो जाने पड़ जाता, असैनिक, श्रमिक और कर्मचारी ये मेसोपोटामिया न जाएं। और 5वां जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि विदेशी सामान का पूर्ण बहिष्कार, इससे अंग्रेजों की आर्थिक रूप से बड़ी हानि होती और उनकी कमर टूट जाती। तय हुआ कि हम लोग ये नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ आप समझिए जितनी उपाधियाँ हैं, देखिए शार्ट में आप ज़रा ध्यान दीजिए, उपाधियों को नहीं लेंगे। ठीक, स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे आपके। ठीक, एक बात, 2 बात, तीसरी बात क्या करेंगे, न्यायालय सरकारी होते हैं, यहाँ भी नहीं जाएंगे, न्यायालय जाएंगे ही नहीं। तो न्यायालय नहीं जाएंगे तो कौन कौन नहीं जाएंगे न्यायालय, न्यायालय नहीं जाएंगे, जनता नहीं जाएगी अपने मामलों को निपटवाने। कहाँ निपटेगी, पंचायती मामले पंचायती अदालत द्वारा निपटा ली जाएंगी। और न्यायालय में हमारे तमाम लोग, उसमें बड़े नामचीन वकील हुआ करते थे, उन लोगों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया कि अदालत में जाएंगे ही नहीं। तो न्यायालय में ये दोनों लोग, बहस करने वाले और फरियादी, ठीक,
ये बहस वाले वकील साहिबान और ये जो फरियादी हैं, ये दोनों नहीं जाएंगे। कोई क्या कर लेगा, ठीक। चौथी बात क्या थी कि जो इनके उत्सव हैं, सरकारी उत्सव, इसमें नहीं जाना है। पांचवें में क्या था कि सामान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। सामान का पूर्ण बहिष्कार, जो विदेशी सामान है नहीं लेना, हम नहीं लेंगे इसको, पूर्ण बहिष्कार। असैनिक हैं, श्रमिक हैं और कर्मचारी हैं, ये मेसोपोटामिया न जाएं। ये 4-5 बातें खास करके असहयोग आंदोलन की रही हैं कि ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो बड़ी साधारण सी हैं, लेकिन है कठिन। जैसे उपाधि जो लिए हुए हैं वापस कर दिए, स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, तो कौन जाएगा पढ़ने। न्यायालय में लोगों का आना जाना बंद हो गया, न फरियादी जा रहे हैं न वकील लोग जा रहे हैं। जो भी उत्सव हैं उसमें किसी को नहीं जाना है। सामान का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, इसको नहीं छुएंगे। और जो इनको मेसोपोटामिया जाना है वो भी नहीं जाएंगे। तो ये है, शुरुआत में असहयोग इन्हीं सब बातों के लिए था। और इसके एवज में क्या करना है, कुछ रचनात्मक कार्य करने हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे अपने लोगों को जोड़ने के लिए, अपने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने लोगों को जागृत करने के लिए कि अंग्रेज़ों से लड़ने का यही एक तरीका है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें और उनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाएं। जो इस सामान से होता बहिष्कार करके, सामानों का बहिष्कार करके होता, ठीक है। तो ऐसे करेंगे असहयोग आंदोलन। तो आज की बात इतनी ही थी। अब अगले चरण में हमने कोशिश की है कि खिलाफत आंदोलन कैसे था, क्या था, क्यों आया और क्यों समाप्त हुआ। और खिलाफत के साथ ही असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित था और तुर्की के खलीफा के खिलाफ या उनके सम्मान में जो अंग्रेज़ों द्वारा कमी की गई थी या एक तरह से अपमानित उन्हें किया गया था, वो था। और असहयोग आंदोलन मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करते हुए अंग्रेज़ों को इस बात के लिए विवश करना था कि हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे और स्वशासन के बदले अब हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे। स्वशासन कहाँ होना था, अंग्रेजी शासन के अधीन स्वशासन होना था, लेकिन स्वराज अंग्रेजी शासन से बाहर होना है। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेज जब नहीं रहेंगे तभी तो हम स्वराज पाएंगे। और अंग्रेज कैसे नहीं रहेंगे, अंग्रेज़ों को इन उपायों से हम लोग मजबूर कर देंगे, उनको असहाय कर देंगे कि वो यहाँ से जाएं। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों पर गांधी जी का इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के भीतर आपको स्वराज मिल जाएगा। यद्यपि मिल नहीं पाया, ये बात और है। कहने का मतलब हुआ तात्कालिक लक्ष्य तो पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन की उपलब्धि बहुत थी। कल इसकी उपलब्धि सहित अन्य बातों की हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन जो हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष चलाया, वो क्या पाया। तात्कालिक लक्ष्य तो नहीं पाया, जैसे गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में हम ले लेंगे स्वराज्य, तो वो तो नहीं पाया। लेकिन इसके जो आंदोलन हम लोग चलाए असहयोग, इसका कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ, इसका क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई, इस बात की चर्चा हम लोग कल करेंगे। और इन्हीं बातों से पेपर सेटर प्रश्न उठाते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं। चूँकि ये प्रश्नों की गहराई ज़्यादा हो रही है तो पूछते हैं। और अपनी बिहार राज्य वाली परीक्षा के साथ साथ अन्य जो भी परीक्षाएं हम लोग देंगे उसमें इन सब के प्रश्नों को अगर समझे रहेंगे ठीक से बातों को तो कर सकेंगे। ठीक है, कल अगली कक्षा में मिलते हैं।